हेलो एवरीवन। तो अभी हमने पॉलिटी के बारे में बहुत कम पढ़ा है, मतलब टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ज़्यादातर टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, हिस्ट्री या जीएस, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं ना, उसमें पॉलिटी भी थी। पर ये पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था पर टेस्ट सीरीज बनी हुई है। तो चलिए इसे हम फटाफट से देख लेते हैं। तैयारी को और रफ्तार दे दीजिए, क्योंकि वे आपकी वो जो आ गए हैं, पोस्ट आ गई हैं। तो अब हमें पॉलिटी को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, तो फिर हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। ओके, तो ये चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन 1 कठोर संविधान, ऑप्शन 2 एकल संविधान, ऑप्शन 3 शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन 4 आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन 5 संविधान की सर्वोच्चता। उपरोक्त में से कौन सा से भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आप पहले इन सारे ऑप्शन को देखिए, फिर अपने आंसर को दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा, तो वो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एकल न्यायपालिका नहीं है, राज्य में भी न्यायपालिका है, और इसके बाद में आपकी सेंटर लेवल पे भी न्यायपालिका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? अमेरिकी मॉडल, कनाडाई मॉडल, रूसी मॉडल, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। सबको पता है कि सशक्त केंद्र वाली हमारा जो मॉडल है वो सशक्त केंद्र की सत्ता है। तो ये कनाडाई मॉडल यानी कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ओके, देखिए मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो आपको 3-4 मिनट का दिया है, आप चाहे तो उसे फॉलो कर लीजिए। फिर मैं सारे जो आर्टिकल्स नंबर हैं, क्योंकि फैक्ट बहुत पूछता है, यूपीएससी तरीके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कम पूछते हैं, तो मैं फैक्ट के हिसाब से बताती जाऊंगी। डीपीएसपी में काफ़ी टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे, पर बहुत अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। यूँ थोड़ा थोड़ा करके नहीं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने सिर्फ उतना ही बताया है। ठीक है, चलिए यहाँ पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद विषय 280 वित्त आयोग, 248 अवशिष्ट शक्तियाँ, 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति, 253 अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय। देखिए ध्यान देंगे तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो ये है अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में वो 262 के बारे में बात होती है। ठीक है, आर्टिकल 262 होगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? इसका गठन सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ऑप्शन सेकेंड, सर्वप्रथम इसका गठन सन 1990 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि या तो फर्स्ट या सेकेंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं अनुच्छेद 263, ठीक है 262 होता है अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित, 263 के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का बोलते हैं। लेकिन हाँ, इसका गठन आयोग ने सिफारिश तो 1983 में दी थी, पर ये जब गठित हुआ था तो इसका गठन 1990 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है। ऑप्शन ए नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, ऑप्शन बी शैडो कैबिनेट, ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व, या ऑप्शन डी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो एक अंतर का बिंदु है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, शैडो कैबिनेट। ये आपके ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली में छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट का प्रावधान है, जो विपक्षी दलों के द्वारा, पर भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? जब राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय हित में है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में, या उपरोक्त सभी। देखिए पॉलिटी की एक अच्छी बात होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती है। अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा आपका 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति इसके तहत है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में पूछ रहे हैं कि आर्टिकल तो वो है, उसके तहत बनाया जा सकता है। देखिए उसका एक ऑप्शन आपका यहाँ पर है कि जब राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय हित में है। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये आपका 262 के तहत दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऐसे भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा अगर ये एक राज्य सूची ये बातें कह देती है तो लग जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी तुरंत समाप्त हो जाता है, या ऑप्शन डी सदैव बना रहता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन। आप आपातकाल के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये आपको वहीं पर ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। ओके, देखिए फिलहाल तो इन्होंने जो पूछा है कि कब तक प्रभावी रहेगा, तो आपातकाल के 6 माह बाद तक। ठीक है, ये 6 माह बाद तक मान्य होगा, इसके बाद में ये कानून मान्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। आयोग, गठन या वर्ष? राजमन्नार आयोग 1983, सरकारिया आयोग 1969, पुंछी आयोग 1966, प्रशासनिक सुधार आयोग 2007। अब हमें इसमें से ध्यान रखना है, अभी हमने सरकारी आयोग के बारे में पढ़ा था कि इसका गठन 90 सिफारिश, ठीक है, उसने सिफारिश की थी, पर अभी गठन उसके बारे में नहीं दिया गया है। अंतर्राज्यीय के गठन के बारे में बताया गया है, पर ये ऐसे इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था उसमें जिस जिस आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी उसके बारे में भी खूब क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। यूपी पीसीएस में आप PYQ देखेंगे, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, RO में तो फिर मिलेंगे ही। ठीक है, तो फिलहाल आपका सी ऑप्शन यानी कि राजमन्नार, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट डाउन कर लें या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? तो देखिए 352 अलग प्रावधान करता है, अभी आपने पढ़ा है। 349 इसका भी अलग ही काम है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 355। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ये व्यवस्था करता है कि केंद्र का कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन एक असत्य है? ओके, यह ऑप्शन ए यह एक संवैधानिक निकाय है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। या ऑप्शन डी इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके 1 या 2 ऑप्शन तो यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहे हैं, तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। ओके, देखिए जो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यही ऑप्शन गलत है। इसका गठन बाकायदे जैसे कि कोई नियम बनता है तो इनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? ठीक है, परिहार, लघुकरण, विराम या प्रतिलंबन? ओके, तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, आंसर तो आ ही गया होगा आयोग कई लोगों को, लेकिन फिर भी संविधान के जो अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर 72, ठीक है, क्षमादान की शक्ति, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो आर्टिकल 72 के तहत प्रतिलंबन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के पद पर पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, ये अनुच्छेद हैं। ऐसे ही फैक्ट बनते हैं यूपी पीसीएस में खासकर बहुत अच्छे से, और RO में भी फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 56 आ जाता है, यानी कि बी, ये यहाँ पर 56 आएगा, ना कि 60। ओके, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण जो 60 है वो शपथ ग्रहण आ जाता है। ओके, चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन से असत्य है? राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ऑप्शन सेकंड, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था वे महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। देखिए दोनों उसको मतलब कि फैक्ट को इन्होंने मिक्स कर दिया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी या फर्स्ट या सेकेंड, या ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के है ना जो अनुच्छेद है महाभियोग का वो 61, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत प्रक्रिया को ले तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, ठीक है, भाग ले सकते नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया हो। अब यहाँ पर दूसरा कह रहे हैं, तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने मिक्स मैच कर दिया। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तब जाकर हम आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की 17 साल की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन 6 महीने, सी 3 महीने, या 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह इसकी अवधि रहती है। अभी मैंने बताया था, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, और अगर गवर्नर अध्यादेश जारी करेगा तो 213 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति 123, गवर्नर 213, ये याद रखना है। हाँ, तो जारी कर 17 साल के बाद पुनः बैठक होने पर यदि दोनों सदनों द्वारा उसे अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। आपको पता है कि पहले अध्यादेश जारी किया जाता है, कानून उसके बाद में बनता है, जब उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, वोटिंग होती है, इसके बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए अत्यंतिक वीटो, ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो, ऑप्शन सी पॉकेट वीटो, या ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है और आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति है, अर्थात वह विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो की शक्तियाँ हैं, अत्यंतिक, निलंबनकारी, ठीक है, तथा पॉकेट वीटो, है ना। लेकिन याद रहे कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है पॉलिटी में, उसमें वो रोक सकता है अपने पास, तो इस पर आप कोई आंसर ऐसे मत टिक कीजिएगा, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के हिसाब से तो एक वीटो का वो प्रयोग कर सकता है, दूसरी बार जब चर्चा होगी हाउस में फिर वो बाध्यकारी रहता है देने के लिए। आई थिंक शायद, अगर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसमें आंसर होगा, पर मेरे को थोड़ा सा कंफर्म नहीं लग रहा है। ओके, जैसे मुझे मैं अपनी बुक में देखूंगी, इसके बाद में मैं इसको कंफर्म करूंगी किसी नए वीडियो में, दूसरे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो ऑप्शन ए अध्यक्ष पीठासीन होगा, ऑप्शन बी अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, ऑप्शन सी लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, ऑप्शन डी मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर बताना है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो ही आपको याद आएगा, वरना नहीं याद आएगा, क्योंकि पॉलिटी काफ़ी अंदर कॉन्सेप्ट से रहती है। तो लोकसभा सदस्य द्वारा अपने सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ये आपको पता ही है। इसके बाद में जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति तो संकल्प पारित किया जा रहा है कि उसे हटाना, फिर उसे ही पीठासीन कैसे, उसे ही हम मतलब जस्टिस करने के लिए बिठा सकते हैं ना। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, या ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। उपरोक्त में से किन मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है? ठीक है, फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट सेकेंड और फोर, फर्स्ट एंड थर्ड, या उपरोक्त सभी। ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर याद नहीं रहता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इन्होंने आंसर तो सी दिया है कि साधारण विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में जब गतिरोध होता है किसी बात पर, किसी विधेयक में अगर बहस होती है हाउस में और गतिरोध होता है तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति संसद के दोनों संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये तो पता है, संयुक्त बैठक केवल
साधारण विधेयक, वित्त विधेयक के मामले में यह आयुक्त की जा सकती है। धन विधेयक तो आपको पता ही है कि वो उससे कोई लेना देना नहीं संयुक्त बैठक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति या सरकारी उपक्रम समिति? तो देखिए, लोक लेखा समिति एक स्थायी संसदीय समिति है। इसमें पता है कि 22 सदस्य होते हैं, ओके। 15 होते हैं लोकसभा से एवं 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। 15 और 7 का रेशियो रहता है। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है। इस समिति का कार्य कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना है, जैसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर आपको हाँ, लोक लेखा समिति जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिया गया है। बहुत अच्छे से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैं उनके बीच की जो कन्फ्यूजन होगी उसके बारे में जो एक्स्ट्रा बातें बताई जा सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में घुमा के पूछता है, मैं उनको भी छोटे छोटे शॉर्ट्स या छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से बताती जाऊँगी। क्योंकि अभी तक पॉलिटी को मैंने नहीं उस तरीके से पढ़ा है, कोई भी क्लास नहीं की है, बताया नहीं है सॉरी यहाँ पर, तो मैं वो बताती जाऊँगी, ठीक है। कथन कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियाँ हैं। कारण, राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है। तो नीचे अब यहाँ पर दे रहे हैं कि असीमित शक्तियाँ हैं, फिर यहाँ दे रहे हैं कि 14 दिन। अगर असीमित तो फिर तो 14 दिन वहाँ पे बाउंडेशन क्यों लगा है, थोड़ा सा ये जरूर सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए गलत है। क्यों? क्योंकि असीमित शक्तियाँ नहीं है, परंतु आर सही है, क्योंकि 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है, ओके। तो ऐसे भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट समझ जाएंगे तो आंसर निकल आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता सॉरी। तो कूट दिया है फर्स्ट तथा सेकंड, या ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पता ही है कि दूसरा सर्वोच्च पद है और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये आर्टिकल 64 के तहत इनका पद जो है वो कैरी होता है, ठीक है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक होता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए होती है, और उसे राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है और संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है, ओके। तो आपका आंसर यहाँ पर बोल लेना कि महाभियोग के तरीके हटाया जा सकता है, ये अपने आप में गलत हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है। ऑप्शन सेकंड, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। ऑप्शन 3, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भी हटा सकता है। तो यहाँ पर कूट दिया है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, या ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड। तो थोड़ा सा आप पहले इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं हटा सकता, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। 3 कटेगा तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ओके। तो ऑटोमेटिक अपने आप ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनमें से 3 दिया है और 3 गलत ही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, ठीक है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन ए 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर डी 95 संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपका 91 संविधान संशोधन अधिनियम में बोला गया है, ठीक है, कि मतलब 2003 में ये जो आपका संविधान संशोधन हुआ है वो 2003 में हुआ है। और इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है कहलाता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, ये इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, उच्च न्यायालय के बारे में है। तो देखिए आर्टिकल 131 के तहत 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह निर्णय देता है, यह उसका मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। ठीक, ये उसका मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? विषय है, अनुच्छेद है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ऑप्शन बी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। या ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अभी हमने 131 के तहत, तो ये आपका डी तो सही है। ठीक है, और आगे 3 आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है, अभिकथन है और एक कारण है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। कारण, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होते हैं, केस भी कई सारे आते हैं, चर्चा भी रहती है। तो आपका ये तो सही है, क्योंकि जब राज्यपाल राज्य में रहता है तो राज्य की सिचुएशन के बारे में बार बार केंद्र सरकार को अवगत कराता रहता है। ठीक है, आप सुनते होंगे ना कि उस राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है, या उस जगह पर राष्ट्रपति, इस तरीके से बात होती है ना, तो उसमें राज्यपाल संविधान प्रमुख होता है ना। चलिए नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी सहकारिता, या ऑप्शन डी पर्यावरण। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव रखते हो, है ना। पर्यावरण के व्यक्ति को वो नामित नहीं कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री, है ना, तो इसका दायित्व किस अनुच्छेद में संबंधित वर्णित है ना। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित आर्टिकल 166, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 या आर्टिकल 167। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 आर्टिकल इसमें तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात रहती है कि अगर हम एक को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में 3 और भी हमें याद हो जाएंगे, उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो आपका 127 में आपका आर्टिकल आता है 167 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्री के सभी जो जानकारी है वो राज्यपाल को सूचित करे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सदस्य के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 1/6। वो अभी मैंने इसके आगे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना कि जिसको विज्ञान का, साहित्य का, समाज का, इसका अगर अनुभव है या जानकारी है तो उसके 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, मतलब कि राज्यपाल नियुक्त करता है ना। तो सॉरी 1/6 सदस्यों का, और यहाँ पर है 1/3 का, 1/6 नहीं है, 1/3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं विघटन संसद कर सकती है ना। कारण, इस तरह का कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो अब हमें पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है कि राज्य की विधान परिषद, ठीक है, जैसे संसद होती है वो केंद्र में होती है, ये राज्य की विधान परिषद है, तो उसका गठन एवं विघटन संसद कर सकती है क्या? अगर ऐसा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फिर आपको आंसर इसका आ जाएगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, संविधान में राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। ठीक है, संसद एक विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का गठन नहीं कर सकती, विधान परिषद का। आपने देखा होगा किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं भी है ना। तो ये उसके बारे में, ये संबंधित राज्य को
राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन। ये तब हो सकता है जब विधानसभा ऐसा संकल्प पारित करे, वो भी बहुमत में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता का मामला उठे तो कौन फैसला लेगा? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी विधान परिषद सभापति। यहाँ पर विधानसभा के बारे में बात हो रही है, यानी कि राज्यों के परिप्रेक्ष्य में, संसद के परिप्रेक्ष्य में नहीं, है ना। तो वहाँ पर कौन इसका जो फैसला है, जो जस्टिस है, वो कौन करेगा, ये आपको बताना है। देखिए, किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अगर वो अयोग्य होता है तो विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेगा, है ना, क्योंकि अध्यक्ष वहाँ पर सर्वोपरि माना जाता है। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, या ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो ये आपका है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। जो राज्य के सूचना आयुक्त हैं वो केंद्र सरकार द्वारा, है ना, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में। कारण कह रहा है कि इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। अब ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर हमें याद है तो ही हम इसको बता पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। देखिए, कथन और कारण तो सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 सेकंड मतलब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? यह एक संविधिक संस्था है। ऑप्शन बी, इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात हो रही है, तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है ना, क्योंकि ऐसे एक या 2 ऑप्शन इसमें गलत भी दे सकते हैं, तो अगर हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर हम आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए आर्टिकल 371, ऑप्शन बी 371A, ऑप्शन सी 371D या ऑप्शन डी 371B। देखिए, इसमें ऑप्शन तो आपका डी सही है, पर इसकी जो डिटेल जानकारी है जो मैं PDF शेयर करती हूँ उससे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। पूरे ऑप्शन बताने में टाइम बहुत चला जाता है, फिर क्या है कि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो नहीं पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे के वीडियो में लगभग मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँ, पर थोड़ा सा भी अगर बताने लगो तो लेट हो जाता है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा डिटेल में न जाऊँ, क्योंकि मैं PDF दे ही देती हूँ, तो आप उससे अच्छे से पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचायती राज से संबंधित समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो हमें बहुत याद रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार आया PCS में, मुझे लगता है 3 से 4 बार आया आराम से, तो आप ज़रूर इसे याद कर लें। इस बार ना सही तो नेक्स्ट जरूर आएगा, पर आता है ये। ठीक है, फर्स्ट GVK राव समिति, सेकंड बलवंत राय मेहता समिति, थर्ड LM सिंघवी समिति या अशोक मेहता समिति। तो ये जिस वर्ष के हिसाब से गठित हुई हैं उसमें इनको बताना है। ठीक है, देखिए पहले तो आपकी बलवंत राय मेहता समिति फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपकी अशोक मेहता समिति है, तो अब यहाँ पर 3 है तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका है। बाकी डिटेलिंग आप आंसर से PDF से जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? ए बोडो,
बी संथाली, सी मैथिली, डी मणिपुरी। तो यहाँ पर नहीं जोड़ी गई थी पूछ रहे हैं, ठीक है, जोड़ी गई थी नहीं पूछ रहे हैं। ओके, तो देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, पता है सबको। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडी को। तो 92 में इसको मणिपुरी को नहीं जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से असत्य है। तो यहाँ पर असत्य बताना है। ओके, 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। ऑप्शन सेकंड, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन फर्स्ट सही है या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है। देखिए पहले तो आपको पता है कि 97 में संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है और इसके द्वारा संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता? राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मेयर। बहुत अच्छे से पता है आपको। तो आपको पता है कि राज्यों में जो चुनाव होते हैं पंचायती राज हो गए, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। वैसे ही मेयर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी विधायक, राष्ट्रपति, सांसद, इसको जो चुनाव आयोग होता है भारतीय निर्वाचन आयोग वो कराता है। यहाँ पर नहीं कराता है पूछा गया तो मेयर हो जाएगा। अगर पूछते कराता है तो फिर आपके ये 1, 2, 3 हो जाते। ओके, ये डिफरेंस याद रखना। चलिए नीचे ऑप्शन दिया है, एक कथन दिया गया है, फिर से दोबारा कारण दिया गया है। कथन कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत। ओके, और कारण कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है। देखिए जो कथन कह रहे हैं वो गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, उसे उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि ए गलत है, यानी कि डी ए गलत है, किंतु आर सही है। ओके, चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, सी प्रश्नकाल के पहले का समय, या डी संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। ठीक है, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आप निकाल लोगे। ओके, देखिए जो संसद की कार्यवाही होती है भारतीय संसद की, तो दोनों सदनों के बीच में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ये तीनों करते हैं, जबकि ओडिशा में 10 सीटें हैं, तो ये बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन।